अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल टीपू कैंपस रावलपिंडी, केमिस्ट्री ग्रेड 10, लेक्चर 2 हमारे पास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का और बहुत ही आसान है। इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसमें डेरिवेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन है और उसके साथ डेरिवेशन है इसका। केमिस्ट generally express the composition of equilibrium mixture in the term of numerical values। केमिस्ट जो होता है इंडस्ट्री में, वो जो मिक्सचर होता है हमारे पास उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में शो करता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मीन 5 moles, 10 moles, 15 moles, these all are the numerical values। इसमें शो करता है और उसमें शो करके वो ये बताना चाहता है कि हम इतने मोल लेंगे तो कितना बनेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो केमिस्ट होता है इंडस्ट्री में, वो हमेशा जो उसकी कंपनी होती है उसको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो 5 मोल्स का लेके प्रोडक्ट 10 मोल का बनाता है और उसमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कम होते हैं, तो प्रोडक्ट उसको बेनिफिट होता है इंडस्ट्री को। तो इसीलिए वो इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं। तो इसमें हमें प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में इक्विलिब्रियम पता चलता है, कितना प्रोडक्ट मिला फिर कितना रिएक्टेंट मिला, इसके बारे में पता चलता है। तो इस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक लॉ तरतीब दिया था, उस लॉ को लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया, CM गुलबर्ग एंड P वेज। 1964 proposed this law. This law, the law of mass action, two chemists CM Gullberg and P Veitch 1864 proposed this law of mass action. According to this law, it states that the rate at which substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active mass of reactant। इसमें 2 चीज़ें बताया। फर्स्ट में ये कहता है कि रेट, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, और सेकेंडली इसमें कहता है तो रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। एक्टिव मास होगा किसके? रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव मास क्या है। द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन एक्टिव मास मीन हाउ मेनी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड हाउ मेनी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक्टिव मास का मतलब ये है कि कितने कंसंट्रेशन में हमारे पास रिएक्टेंट है और कितने कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से हम पीछे लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया है। रिएक्टेंट्स क्या है? वो है जिसमें फर्ज करें आपके पास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो इसमें H2 और O2 जो वो रिएक्टेंट है और जो हमारे पास H2 वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। किस टर्म में? इन अ टर्म ऑफ मोल DM³ फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोल DM³ में हम लेंगे एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सप्रेस करेंगे। मोल लेंगे तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट, फर्ज करें हमारे पास कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। कंसीडर हमारे पास हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिक इन विच A मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? A है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? कैपिटल A। स्मॉल a हमारे पास मोल्स है, कैपिटल A हमारे पास रिएक्टेंट है, और इसी तरह स्मॉल b हमारे पास मोल है, और इसी तरह कैपिटल B हमारे पास रिएक्टेंट है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे
और इस तरह जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सी एंड डी बनेगा, और जिसमें प्रोडक्ट सी एंड जिसका आपके पास कैपिटल सी है वो हमारे पास प्रोडक्ट है, और स्मॉल सी है वो मोल्स है, और कैपिटल डी हमारे पास प्रोडक्ट है, और डी ये स्मॉल डी हमारे पास मोल है। तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे आप एरो देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो है, यानी इसका रिवर्सिबल रिएक्शन मीन इसमें जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे, के एफ लिखेंगे, ए एंड बी, जैसे आपने देखा है के एफ लिखा है, और ए और बी जो हमारे पास ए हमने स्मॉल में लिखा था उसको मोल डी क्यूब में फॉर्म में जब लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा और उसके ऊपर स्मॉल ए, और इसी तरह बी ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके ऊपर स्मॉल बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सी एंड डी के, और सी हमारे पास आ गया कैपिटल सी है, और उसके ऊपर स्मॉल सी कैपिटल डी है, ब्रैकेट में बन के उसके ऊपर स्मॉल डी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है सी ओ डी, वेयर के एफ एंड के आर द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे। Once again I am repeating this topic. Law of mass action. This law proposed by two scientists, Wage and Goldberg. According to this law, state that the rate at which substance is directly proportional to its active mass and the rate at which reaction proceeds is directly proportional to the product of the active mass of the reactant. The term active mass represents concentration of reactant and the product in mole dm cube. मॉल डी क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे जो एक्टिव मास उसको, और हमारे पास कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए प्लस बी, ए एंड बी कंबाइन होंगे टू फॉर्म सी एंड डी बनेंगे, ठीक है। ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट है और जो सी एंड डी प्रोडक्ट है। स्मॉल ए हमारे पास मोल है, स्मॉल बी हमारे पास मोल है, स्मॉल सी हमारे पास मोल है, स्मॉल डी हमारे पास मोल है इन टर्म ऑफ मोल। अच्छा, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, के एफ आएगा, ए प्लस बी बनेगा, ए कैपिटल ए ब्रैकेट में बंद है और स्मॉल ए ऊपर है, इसी तरह कैपिटल बी ब्रैकेट में बंद है, स्मॉल बी ऊपर है। सेम इसी प्रोसेस, सेम ये प्रोसेस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में होगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी एंड डी, जाहिर बात है रिवर्स सी एंड डी होने वाले, फॉरवर्ड ए और बी होने वाले, तो इसीलिए सी एंड डी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी एंड डी हो गया। इसी तरह सी एंड डी हमारे पास, सी एंड डी प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो के आर आएगा रिवर्स रिएक्शन में इस तरह। तो वेयर के एफ एंड के आर द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। के एफ और के आर हमारे पास कांस्टेंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गए, एक दूसरे के बराबर होंगे। इससे आगे नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज में ऑन रीअरेंज करेंगे, के एफ हमारे पास ऊपर आएगा और के आर नीचे आएगा। सी हमेशा यहाँ ये याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब के सी हम लिखेंगे तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन उसको मुझे टॉप पे लिखना है, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं उसको ऊपर लिखना है और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनको नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे के सी इसने लिखा है, सी डी ऊपर आ गए हैं और ए एंड बी, वेयर के सी के एफ अपॉन के आर, जाहिर बात है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इज नाउन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस के सी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं एंड अबोव इक्वेशन कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। और अबोव जो हमारे पास जो के सी अपॉन के प्रोडक्ट के एफ और के आर है, ये हमारे पास कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ तक ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट
द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम मोल डी एम क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होगा, जो कंसंट्रेशन हम लेते हो किस फॉर्म में है, मोल डी एम क्यूब के फॉर्म में है। दस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फ्रॉम एनी रिएक्शन कैन रिटर्न फ्रॉम इट्स बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन से फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन न्यूमिनेटर, जो कंसंट्रेशन होगा हमारे पास प्रोडक्ट उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर, न्यूमिनेटर मीन ऊपर, यदि कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट होगा हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इन केस ही द सबस्क्रिप्ट सी डोनेट मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जो केस ही वो मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करेगा। इन केस ही द सबस्क्रिप्ट सी डोनेट मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करेगा। ये यहाँ तक इसको क्लियर हो गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए पहले हम मोलर कंसंट्रेशन, पहले बात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन to the product of concentration of reactant, each rise to power equal to the coefficient in balance chemical equation। इन्हें हमारे पास प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट राइज पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उनके जो कोफिशिएंट होंगे, यानी कोफिशिएंट स्मॉल ऊपर ए और बी हमारे पास है, सी और डी ये इनके इक्वल होंगे, ये रहा है इक्वल टू कोफिशिएंट। के सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल concentration of reactant but depend upon temperature। इंडिपेंडेंट है लेकिन सिर्फ के सी ओनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया। ये लॉ ऑफ मास एक्शन था, इसमें हमने देखा कि किस तरह